हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन और अदर ऑर्गेनिज्म में कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होता है वो हमने देखा था। इससे पहले हमने देखा था कि रेस्पिरेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या है। दो जगह रेस्पिरेशन होता है, एक अल्वेलाई में होता है और एक होता है टिश्यू में होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मैं एक चीज़ पहले समझा देती हूँ कैसे। ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, जो मैंने पहले भी बता रखा है कि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस जस्ट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना एंड सांस छोड़ना, ये क्या है? एक ब्रीदिंग है। ठीक है, ब्रीदिंग इसी को बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस ही होता है ब्रीदिंग। हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ब्रीदिंग मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि ब्रीदिंग में जो एयर का फ्लो होता है, एयर का मूव होता है, वो होता है हाई पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो हाई पार्शियल प्रेशर होना चाहिए एंड पल्मोनरी में लो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। हाई टू लो होता है। ठीक है, अगर पल्मोनरी में प्रेशर ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर और एटमॉस्फेयर में कम है तो ये हाई टू लो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर से बाहर की तरफ हम सांस को छोड़ेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर में सांस को छोड़ेंगे तो वो हो जाएगा एक्सहेलेशन। ठीक है, तो हम लोग को जो एनसीईआरटी में पढ़ना है ना, वो पढ़ना है नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। जो नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं, जो हम लोग को पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मल, फोर्सफुली नहीं। ऐसे हम फोर्सफुली तो नहीं लेते ना, हर टाइम हम फोर्सफुली नहीं ले सकते, हम बिल्कुल नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन करेंगे। ठीक है, एकदम नॉर्मल, लाइक हम डेली बेसिस पे जो कर रहे हैं उसके बारे में ही एनसीईआरटी में दिया और उसके बारे में ही पढ़ना है हम लोग को। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वो नॉर्मल इनहेलेशन में और पल्मोनरी मतलब लंग्स का प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लो होता है इसमें नॉर्मल इनहेलेशन में। ठीक है, कैसे? क्योंकि एटमॉस्फेरिक का अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे लंग्स का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तभी ना एयर मूव करेगा हाई टू लो, तभी एयर मूव करेगा हाई टू लो। एंड जब पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा, तब हम एक्सहेलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं ब्रीदिंग में क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन O2 का, एक्सहेलेशन CO2 का। एंड एयर ऑलवेज, एनसीईआरटी का ये पहला लाइन है। ठीक है, ऑलवेज मूव हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एयर हमेशा कैसे मूव करता है? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर मतलब अगर गैस, बहुत सारा गैस है, बहुत सारा डिफरेंट गैस है, बहुत सारा डिफरेंट गैस है, एक गैस का प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एक गैस का प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ऑफ वन गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एक गैस के प्रेशर को, अगर बहुत सारा गैस है, एक गैस के प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे।
तो नॉर्मल इनहेलेशन, स्टार्ट में नॉर्मल इनहेलेशन से करूँगी। पहले ये लिख लो, ये वाला नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अभी ये वाला लिखोगे तो बता दूँ आगे का। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दो चीज दिया हुआ एनसीईआरटी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। नॉर्मल हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होता है, पहले तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ इसमें, ताकि ये क्लियर हो जाए। एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ना, इसमें दो मसल का काम है, दो मसल बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है। एक है डायफ्राम, दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये दो, ऐसे तो इंटरकोस्टल मसल दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो हम लोग को इंटरनल इंटरकोस्टल के मसल के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। हम लोग को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में पढ़ना है। ये दो मसल का बहुत मेजर रोल है। तो ये दोनों मसल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। डायफ्राम, पहला मसल है, ठीक है, ये है मेजर मसल, इसका ज़्यादा मेजर मसल, ठीक है। दूसरा मसल है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन रिब्स। कैसे वो मैं बताऊँ। अब ये दो टाइप का होता है, पहला ये नंबर लिख देती हूँ मैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल जो होता है उसको हम लोग आईसीएम बोल सकते हैं शॉर्ट में। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को हम बोल सकते हैं आईसीएम, ठीक है। एंड एक्सटर्नल को बोल सकते हैं ईआईसीएम, ठीक है। लाइट कर दिया, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दिखता होगा आई थिंक। एक्सटर्नल में पहले इसको ना इसका डायग्राम समझा देती हूँ। इसका डायग्राम है ऐसे, ये स्टर्नम जहाँ से हमारा रिब्स जाता है, ठीक है। तो बिटवीन द रिब्स ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर ना दो लेयर होता है, रिब्स में मसल होता है, रिब्स में मसल होता है, एंड ये मसल में दो लेयर होता है। अपर लेयर जो है, मैं दो लेयर को डिफरेंट डिफरेंट पेन से डिनोट करूंगी, ठीक है, ये 3D नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो अपर जो ऊपर का लेयर होता है, इस मसल का जो ऊपर का लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और इसके नीचे जस्ट इस मसल के नीचे साइड एक और मसल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, को मैं ग्रीन से डिनोट कर दूं। इसके नीचे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के नीचे है, उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और हम लोग को पढ़ना क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम के बारे में पढ़ना है। हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ बता दिया है कि दो टाइप का मसल होता है। इसका यूज तब होता है जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं फोर्सफुली। जब हम योगा करते हैं या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हम लोग को इस मसल का जरूरत तब पड़ता है। ऐसे हम नॉर्मल जब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं तो हम लोग को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जरूरत पड़ता है और डायफ्राम, ठीक है। अब मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन को अच्छे से बताती हूँ। नॉर्मल इंस्पिरेशन
नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा एंड पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा और पल्मोनरी प्रेशर जब कम रहेगा तब एयर फ्लो करेगा हाई टू लो, तब हम इनहेल करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे, हम सांस अंदर लेंगे, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और पल्मोनरी प्रेशर कम रहेगा, पल्मोनरी प्रेशर कम रहेगा इसलिए इसको एनसीईआरटी में एक वर्ड बताया गया है निगेटिव प्रेशर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ज्यादा, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम रहेगा। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। वॉल्यूम ज़्यादा कैसे वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ, प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, और वॉल्यूम प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ये होता है ना, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटा, प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। हमारा जब लंग्स का प्रेशर कम रहेगा, लंग्स में प्रेशर कम रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम हो गया। अब देखो यहाँ पर ये दोनों मसल क्या, ये दोनों मसल में क्या होता है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डायफ्राम में क्या होगा और एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा वो बताती हूँ मैं। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट जब डायाफ्राम करेगा, डायाफ्राम बिकम फ्लैट हो जाएगा। कैसे, हमारे जो डायाफ्राम है वो डोम शेप का होता है, ठीक है, ऐसे होता है, डोम शेप में होता है, डोम शेप में होता है। जैसे ही हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो वैसे ही डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा डायाफ्राम हो जाएगा ऐसे, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट। जब वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, डायाफ्राम यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, डायाफ्राम कैसे फ्लैट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डायाफ्राम फ्लैट होगा। कैसे मूव करेगा, उसके बाद मूव कैसे करेगा, फ्लैट होगा तो कैसे मूव करेगा, एंटेरो कैसे, मतलब बता ऐसे ऊपर से नीचे से, ठीक है। एंटेरो क्या होता है ऊपर, पोस्टेरियर क्या होता है नीचे, तो ऐसे बढ़ेगा हमारा डायफ्राम, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा हमारा डायफ्राम ऐसे मूव करेगा। पहला मतलब तो डायफ्राम हो गया। एंड अब दूसरा मतलब क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ये भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और इसमें क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम कैसे,
जब हम सांस इनहेल करो, इंस्पिरेशन करो, जब इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो रिब्स और स्टर्नम में बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये है डॉर्सो साइड, डॉर्सो, और ये है डॉर्सल साइड, ये हो गया, और ये वेंट्रल साइड। तो डॉर्सो वेंट्रली पर आगे आगे होता है, ठीक है, आउटवर्ड हो जाता है रिब्स एंड स्टर्नम। ये कैसे होगा, वॉल्यूम पढ़ने से कैसे मूव करेगा, डॉर्सो वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली तब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डॉर्सो वेंट्रली मूव करेगा, और तब क्या होगा, एयर इंटर, हम सांस लेंगे, एयर इंटर हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज मेंशन कर देती हूँ, नॉर्मल इंस्पिरेशन क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन जो है ना एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एटीपी का यूज होता है, एटीपी का यूज होता है। और एटीपी का यूज कैसे होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है। अब मैं बताती हूँ नॉर्मल एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पर उल्टा होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा और पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा। अब तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया ना, जब हम इंस्पिरेशन किए तो पल्मोनरी में लंग्स में प्रेशर बढ़ गया और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हो गया, तो हाई टू लो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाए, वॉल्यूम कम होगा तो डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स, कैसे रिलैक्स करेगा, हम एक्सपीरेशन करें, सांस लेकर सांस छोड़ो, एक्सपीरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायाफ्राम अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल अपने रिलैक्स हो जाएगा, वो अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो डायाफ्राम जैसे रिलैक्स करेगा, डायाफ्राम पहले क्या था, फ्लैट में आ गया था, फ्लैट शेप में आ गया था, फ्लैट शेप में आ गया था, फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही एक्सपीरेशन करेंगे हम सांस छोड़ेंगे तो ये वापस राउंड शेप में हो जाएगा, क्योंकि वो रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, फ्लैट शेप में था, राउंड शेप में आ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया, अब कैसे वॉल्यूम इंक्रीज किया, कैसे राउंड शेप में आएगा, इंटरकोस्टल एरिया, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा था, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करेगा, ये भी रिलैक्स करेगा, और यहाँ पर हिप्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, रिब्स एंड स्टर्नम अंदर की तरफ मूव करेगा, डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल, ठीक है, मूव कर जाएगा, क्यों मूव करेगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब एयर क्या करेगा, एयर गोज
mechanism of breathing. एनसीईआरटी में ना एक और लाइन मेंशन है एब्डोमेन मसल के बारे में, तो यहाँ पर एक नोट करके हम लिख सकते हैं, एक नोट करके लिख सकते हैं एब्डोमेन मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल by force ठीक है, ये हम लाइन लिख सकते हैं। जब हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं तब एब्डोमेन मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का यूज होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बाद वाला टॉपिक क्या है एनसीईआरटी में। इसके बाद वाला टॉपिक है पल्मोनरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसके लिए ना मैं ग्राफ बनाती हूँ, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा, ग्राफ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये ग्राफ है, ग्राफ है लिखवा भी सकती थी, मैं लिखवाऊंगी तो एक एक चीज करके, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा कल समझा दूंगी उसके बाद जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं ना तो हमारा ग्राफ होगा, और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम क्या होते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे, मतलब सांस ले रहे नॉर्मली और नॉर्मली सांस छोड़ रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर्स को नोट कर लेती हूँ, इसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। एंड अगर हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें, ज़्यादा हम फोर्सफुली सांस लेंगे, तो हमारा जो ये वाला वॉल्यूम होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व। ठीक है, फोर्सफुली सांस, जब हम सांस फोर्सफुली ले रहे, ठीक है, उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से जब हम सांस यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा लेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक को इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका पहले मैं इस लेवल का वॉल्यूम भी लिख देते हैं। इनका वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 6000 to 8000। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एवरेज वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 2500 to 3000। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब देखो
हर इंसान का सांस लेने का अपना अपना वॉल्यूम होता है, ठीक है। मैं हो सकता है कि सामने वाले से ज़्यादा सांस ले सकती हूँ, ठीक है। सबका नॉर्मल कैपेसिटी अलग अलग होता है। सपोज दैट एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल वो नॉर्मल सांस ले रहा है 500 ml, ठीक है। 500 ml ऐसे ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो 500 ml नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा है, एक बार में 500 ml ले रहा है, लेकिन वो 1 मिनट में कितना लेगा? 1 मिनट में हम कितने बार लेते हैं? 12 से 16 बार। 1 मिनट में हम सांस कितने बार लेते हैं? 12 से 16 बार। तो एक बार में वो 500 ml इनहेलेशन, 500 ml O2 इनहेल कर रहा है, ठीक है। 500 ml O2 इनहेल कर रहा है, तो 1 मिनट में 12 से 16 बार होता है, तो 500 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तुम्हारा वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, ज़्यादा फोर्सफुली सांस लेते हैं, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं ERT, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ERT। क्यों इसको बोलते हैं? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब हम जैसे, अब देखो ये कितना है? 25,000 to 3,000 है, लेकिन एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? ये होता है 1000 to 11। अब इतना ये क्यों होता है? कम, बहुत कम है। हम जब सांस ज़्यादा फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं, जब सांस हम फोर्सफुली ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हम फोर्सफुली एक्सपीरेशन करें तो देखो इंस्पिरेशन हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्सफुली एक्सपीरेशन बहुत छोटे अमाउंट में करेंगे। हम कर ही नहीं सकते, करके देख लो। जितना भी तुम इनहेल करो, खूब सारा इनहेल करो, बट छोटे टाइम थोड़ा सा इंस्पिरेशन होगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए इसका वॉल्यूम कम होता है। अब एक और आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब जब फोर्सफुली एक्सपीरेशन हम कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर बचे रहता है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जो अमाउंट ऑफ एयर बचे रहता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब आता है, अब एक और आता है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं टोटल। अब देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसको बोलते हैं? जितना हम फोर्सफुली, टोटल इंस्पिरेशन मतलब हम फोर्सफुली जितना लिए और जितना हम नॉर्मल ले सकते हैं, तो इस टोटल इंस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। IC लिख देती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कितना मेरा टाइडल वॉल्यूम है और IR, ये दोनों मिला करके क्या बोलेंगे? एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। एंड एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? हम जितना नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं और जितना फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं, इसको बोलेंगे एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है टाइडल वॉल्यूम TB प्लस IRB, और ये है TB प्लस ERB, ठीक है। आई थिंक ना ग्राफ बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो गया, मेरे को और बड़ा ग्राफ बनाना चाहिए। अब वाइटल